Hello everyone, welcome to JPIS platform. I am विनय राजपूत एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया, मानव कार्य की, और आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आप मानव के बेसिक जो वर्किंग मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, कैसे हमारी कार्य प्रणाली काम करती है, हमारे बॉडी कैसे फंक्शन करती है, इन चीज़ों की स्टडी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो या डिफरेंट स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, जितनी भी एग्जाम्स होती हैं इनमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी से इनफैक्ट क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो भी आप कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम देते हैं, उसमें सारे जगह इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यूपीएससी में बायोलॉजी के क्वेश्चंस कम कम आते हैं, लेकिन ये बायोलॉजी एक बेसिक आधार है कुछ और सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने के लिए। जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी है, उसको समझना है तो बायोलॉजी एक आपका आधार सब्जेक्ट होगा, एक बेसिक सब्जेक्ट होगा, जिसकी सहायता से आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी को समझ पाएंगे। उसी तरीके से ज्योग्राफी को भी समझने के लिए बायोलॉजी की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये अपना फायदा है। बायोलॉजी पढ़ने से बायोलॉजी के क्वेश्चन तो सॉल्व होते ही हैं, और इसके साथ के साथ जो और सब्जेक्ट्स हैं उनको भी समझने में मदद मिलती है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, मानव कार्यकी, और आज हम लोग मानव कार्यकी में आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया, थोड़ा रिवाइज करा दूं। हम लोग बात की है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है। इट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की वर्किंग मैकेनिज्म है, कैसे बॉडी कार्य कर रही है, वही है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की। इट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। उसके बाद मैंने बताया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पहला डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हम लोगों ने। डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र में हम लोगों ने बात किया कि पाचन तंत्र के अंदर हम लोग उसमें दो चीजें इंक्लूड करते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताया था, और एक आपके पास है एसोसिएटेड ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। याद होगा, एलिमेंट्री कैनाल की जब बात की जाती है तो उसके अंदर में आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर में बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी आती है, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी आती है, याद होगा। फिर फेरिंग्स की बात मैंने की थी, जिसको थ्रोट या गला के नाम से जानते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ईसोफेगस है, फिर उसके पास स्टमक है, पेट जिसको बोलते हैं आप, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सारा एलिमेंट्री कैनाल या गट भी बोलते हैं, इसके अंदर में आता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट जो है वो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो ग्रंथियां जो कि डाइजेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया लीवर एक ग्लैंड है, पैंक्रियास एक ग्लैंड है, उसके बाद मैंने आपको बताया था गाल ब्लैडर एक ग्लैंड है। तो ऐसे मैंने कुछ ग्लैंड्स की आपसे बात की थी जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है, जो डाइजेशन से एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं वो लिंक है, वो बात हमने आपसे की थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। बहुत हद तक मैंने आपको बता दिया कि बक्कल कैविटी में मैंने बात स्टार्ट की थी। तो बक्कल कैविटी वो मुंह की कैविटी होती है जिसके अंदर में उसके रूफ पे जो रूफ होती है उसमें पैलेट है। मैंने बताया था आपको कि बक्कल कैविटी के रूफ में क्या होता है, पैलेट होता है। फ्लोर पे क्या है, टंग है, आपकी जीभ है, और साइड में क्या है, दांत है, ठीक है। तो मैंने पैलेट आपको समझा दिया, यूवुला समझा दिया। यूवुला मैंने बात किया था कि यूवुला जो है आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में खाने को जाने से रोकता है। तो यूवुला अगर है, खाना आपने खाया तो ये यूवुला ऐसे बंद हो जाएगा, तो इंटरनल नॉस्ट्रिल में खाना नहीं पहुंचेगी, सीधे खाना नीचे की ओर आएगा। तो ये यूवुला का एक फंक्शन है। मस्कुलर फ्लैप होता है जो हैंग करता है, आपको मैंने बताया था, यूवुला, जिसको कंठ के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद यूवुला के बाद मैंने आपसे बात किया कि जो फ्लोर है आपके बक्कल कैविटी का, वहां पे आपके पास है टंग, और जीभ की मैंने बात की थी कि जो टंग है वो ग्रीक वर्ड लिंगुआ से लिया गया है। लिंगुआ का मतलब है टंग, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और उसके बाद मैंने उसके अंदर में टंग की बात आपसे बात की कि टंग में क्या क्या है। तो आज मैं आपसे एक जो मैंने पिछली क्लास में आपसे बात छेड़ी थी, पैपिले। तो पैपिले क्या होता है, टंग के सरफेस पे स्मॉल प्रोजेक्शंस, टंग के सरफेस पे स्मॉल प्रोजेक्शंस जो होते हैं वही पैपिले कहे जाते हैं। और पैपिले नॉर्मली आपके पास 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के पैपिले मैं भी बताऊंगा। और ये जरूर ध्यान रखना है कि पैपिले के अंदर ही टेस्ट बड होते हैं, पैपिले के अंदर ही टेस्ट बड पाए जाते हैं। जो आप स्वाद चखते हो ना,
खट्टा, मीठा, साल्टी, सोर, है ना, बीटर, करवा, ये जितने भी स्वाद है, टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो पैपिले के अंदर ही पाए जाते हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा पैपिले पे, मैंने लास्ट क्लास छोड़ा था, आज पैपिले से आगे चलेंगे, टंग की जानकारी थोड़ी और लेंगे। फ्लेवर मतलब क्या होता है, आप चॉकलेट फ्लेवर खाते हैं, याद है चॉकलेट फ्लेवर, आप बहुत सारे आइसक्रीम्स लेते हैं, बहुत सारी चीजें, तो फ्लेवर का मतलब क्या होता है इसको भी समझेंगे, फ्लेवर क्या है, और डिफरेंट जो हमारे पास टेस्ट है, स्वीट क्या है, सोर क्या है, साल्टी टेस्ट क्या है, बीटर टेस्ट क्या है, उमामी टेस्ट क्या है, ये भी बात करेंगे। ये करने के बाद आपका जो टंग का पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपके बेसिक क्वेश्चन जो भी आते हैं टंग पे आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीथ, आपके दांतों की बात करेंगे, और दांतों में जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो सब हम लोग बात करेंगे, और दांतों की बेसिक स्टडी वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं पैपिले। याद है मैंने पैपिले से बात पूछा था, तो हमारे पास जो पैपिले हैं आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 प्रकार के पैपिले हैं, जो कि स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर। पैपिले आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 प्रकार के पैपिले हैं, ठीक है। पहला पैपिले अगर बात करूं तो फिलीफॉर्म, पहला पैपिले अगर बात करूं फर्स्ट टाइप फिलीफॉर्म। दूसरा अगर बात करूं सर्कमवैलेट। तीसरा अगर बात करूं फंजाइफॉर्म, फंगीफॉर्म। इसका कारण मैं बता दूंगा, थोड़ा बहुत नाम आपको डिटेल में तो नहीं जानना है, लेकिन हल्की फुल्की हम लोग पढ़ लेंगे, हल्का कारण क्या है नाम का। फंगीफॉर्म। चौथा आपके पास है फॉलिएट, फॉलिएट पैपिले। तो फिलीफॉर्म पैपिले, सर्कमवैलेट पैपिले, उसके बाद आपके पास है फंगीफॉर्म पैपिले, और उसके बाद है फॉलिएट पैपिले। फिलीफॉर्म इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये आपके टंग के सरफेस को पूरा फिल करता है। टंग के सरफेस पे नॉर्मली सबसे ज्यादा एबंडेंट यही होता है, टंग के सरफेस पे ये प्रोजेक्शन जो फिलीफॉर्म है, ये फिली मतलब फिल करना, आपके टंग के सरफेस को पूरा ये फिल करता है, और मोस्ट एबंडेंट यही है। सबसे ज्यादा आपका फिलीफॉर्म पैपिले पाए जाते हैं, और ये स्मॉलेस्ट पैपिले होते हैं, तो यहीं पे लिख लेंगे फिलीफॉर्म पैपिले सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट पैपिले होते हैं, एंड साथ में ये एबंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा पैपिले यही पाए जाते हैं, और यहीं से नाम पड़ा फिलीफॉर्म, यानी कि पूरे टंग के सरफेस को ये फिल करता है। उसके बाद सर्कमवैलेट पैपिले, ये कहीं ना कहीं भी शेप में होता है, ऐसा होता है, तो भी अगर इसको पलट देंगे तो ऐसा होगा, उसी तरीके से इस शेप में ये सर्कमवैलेट होते हैं, यानी भी शेप में होते हैं, ठीक है, सर्कमवैलेट। और ये लार्जेस्ट पैपिले होते हैं, ये लार्जेस्ट पैपिले होते हैं, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट ये था फिलीफॉर्म, ये लार्जेस्ट है। फंगीफॉर्म जो है, फंगीफॉर्म ये कहीं ना कहीं आप जानते हो कि फंजाई होती है, मशरूम, मशरूम आप खाते हैं, कुछ मशरूम खाने वाली होती है, कुछ मशरूम हम खाते नहीं है, तो जो मशरूम होती है उस शेप का ये पैपिले होता है, इसलिए इसको फंगीफॉर्म पैपिले बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नाम पड़ा है क्योंकि ये मशरूम के शेप का होता है, और मशरूम में क्या है आपका फंजाई है, तो मशरूम शेप, ये मशरूम शेप पैपिले होते हैं, ठीक है, वो फंगीफॉर्म बोल रहे हैं। और उसके बाद बात करें फॉलिएट पैपिले, फॉलिएट ये नाम क्यों पड़ा, फॉलिएट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप फॉलिएज, फॉलिएज समझते होंगे, फॉलिएज बोला जाता है पत्तों को, लीव्स को, तो उसी के टाइप का ये होता है फॉलिएट पैपिले, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिएट, ठीक है। तो ये लीफ लाइक होता है, पत्तों के जैसा, लीफ लाइक, लीफ लाइक, और पत्तों को हम लोग फॉलिएज बोलते हैं, वहीं से नाम आया है, लीफ लाइक, पत्तों के जैसा होता है। तो ये आपके पास 4 पैपिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें अगर बात करें तो फॉलिएट पैपिले अगर मैं बताऊं आपसे, तो ये ह्यूमन में एब्सेंट होते हैं कहीं ना कहीं, और एग्जैक्टली आपसे बात करूं तो ये बच्चों में डेवलप होते हैं, लेकिन बड़ों में ये डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ गया कि ह्यूमन में कौन सा पैपिले एब्सेंट है, नहीं है, तो फॉलिएट होगा। या कभी थोड़ा डिटेल में पूछ लेते हैं कि बच्चों में कौन सा पैपिले डेवलप होता है और बड़ों में वो पैपिले डेवलप नहीं रहते हैं, तो बच्चों में जो पैपिले डेवलप होता है वो फॉलिएट है, और जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो ये पैपिले क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं समय के साथ। तो ये आपके पास है फॉलिएट पैपिले, डेवलप्ड इन चिल्ड्रेन बट नॉट डेवलप्ड इन एडल्ट, ठीक है, ये हो गया फॉलिएट पैपिले, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कह सकते हैं कि एब्सेंट इन ह्यूमन, तो ये पॉइंट लिख लीजिए, फिलीफॉर्म का स्मॉलेस्ट पैपिले है, एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा पैपिले आपका जीभ में यही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फॉलिएट पैपिले की बात करूं तो ये जो पैपिले है ये ऐसा पैपिले है कि लीफ लाइक है, और ये एब्सेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन में एब्सेंट होता है। और नहीं तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये पूछेंगे वो कि ये डेवलप्ड इन चिल्ड्रेन, डेवलप्ड इन चाइल्ड, चाइल्ड में डेवलप है
एंड नॉट डेवलप्ड इन एडल्ट, एडल्ट में डेवलप नहीं है, नॉट डेवलप्ड इन एडल्ट। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एब्सेंट इन ह्यूमन ऐसा पूछ लेंगे, नहीं तो ऐसे पूछ लेंगे, आप आंसर कर लेंगे। उसके बाद आपके पास है सर्कमवैलिड पेपिले। अब सर्कमवैलिड पेपिले ये लार्जेस्ट पेपिले हैं। सर्कमवैलिड आपके स्किन के, आपके टंग पे ये लार्जेस्ट पेपिले है, ठीक है, सर्कमवैलिड। और फंगीफॉर्म ये मशरूम शेप के पेपिले होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 प्रकार के पेपिले हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। फिलीफॉर्म पेपिले की बात करूं, फिलीफॉर्म और थोड़ा इसके बारे में बात कर लूं, ये पॉइंट अभी लिख लीजिए आप, फिर फिलीफॉर्म की बात करते हैं। फॉलिएट के बारे में ये ध्यान रखेंगे, सर्कमवैलिड लार्जेस्ट है, फंगीफॉर्म मशरूम शेप का होता है, जो कि एक फंजाई है, इसलिए नाम पड़ा ये। फिलीफॉर्म की थोड़ा बात आपसे कर लूं, फिलीफॉर्म पेपिले जो होते हैं इसके अंदर ये बात है, फिलीफॉर्म पेपिले जो होती है ये स्मॉलेस्ट है, मैंने आपको बताया। और टेस्ट बर्ड जो होते हैं यहां पे एब्सेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड एब्सेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स आर एब्सेंट। तो फिलीफॉर्म पेपिले, क्योंकि आप जानते हैं टेस्ट बर्ड पेपिले के अंदर ही होते हैं, लेकिन फिलीफॉर्म वो पेपिला है जहां पे कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फिलीफॉर्म पेपिले के बारे में। डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल, फिलीफॉर्म पेपिले जो है कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं, लायन, टाइगर, उनमें डेवलप होता है। तो ये डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल है ना। कैट फैमिली के जो एनिमल होते हैं, आप बात कर सकते हैं, कैट की बात कर सकते हैं, लायन, टाइगर, ये जितने हैं उनमें ये ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। लायन, टाइगर, कैट हो गया, और डॉग भी है, वहां पे भी डेवलप होता है। तो इससे क्या होता है, फिलीफॉर्म का मतलब पूरे सरफेस, टंग के पूरे सरफेस पे ये फिल किया हुआ है। तो ये क्या है कि इसके कारण टंग जो है बहुत खुरदुरी होती है, बहुत ही रफ होती हैं। तो आपको पता होगा कि जो आपका टाइगर है, लायन है, अगर ये किसी जानवर को या अपने शिकार को अगर ये चाटते हैं तो चाट के उनके चमड़ी को उधेड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीभ पे फिलीफॉर्म पेपिले जो होती है सबसे ज्यादा डेवलप होती है, और इसी के कारण उनका जो जीभ होता है, टंग होता है, वो खुरदुरा होता है, और इसकी सहायता से वो किसी भी जानवर को चाट के उनके चमड़ी को उधेड़ सकते हैं, ठीक है। चाहे आपको चाटे, चाहे किसी भी जानवर को, वो चाट के आपके चमड़ी को उधेड़ सकते हैं, बिकॉज उनका जो जीभ है वो बहुत ही खुरदुरा है, बिकॉज फिलीफॉर्म पेपिले वहां पे ज्यादा डेवलप है कार्निवोरस एनिमल में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीज है। फिलीफॉर्म स्मॉलेस्ट पेपिला है, मैंने आपको बताया था, स्मॉलेस्ट भी है और मोस्ट एबंडेंट भी है, ये 4 पॉइंट हो गया। फंजाई फॉर्म मशरूम शेप का होता है, और ये कहां कहां पाए जाएंगे जीभ में, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मान लो ये टंग है आपका, है ना, टंग, तो ये कहां पाया जाएगा, टंग में अगर बात करूं तो नंबर 1 जो फिलीफॉर्म है आपका पूरे सरफेस पे फिल किया हुआ है, पूरे सरफेस पे, नाम ही पड़ा फिलीफॉर्म, पूरे सरफेस को फिल किया हुआ है, टंग के सरफेस को, ये फिलीफॉर्म हो गया। नंबर 2 बात करूं तो नंबर 2 यहां पे आपका है, कौन सा नंबर 2 पे होगा, फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म पेपिले जो है यहां पे मिलते हैं, ये फंगीफॉर्म। 1 नंबर फिलीफॉर्म यहां मिलेंगे, 2 नंबर अगर बात करूं, मैं इसको 2 बोलूं फंगीफॉर्म को, तो फंगीफॉर्म पेपिले इस एरिया में मिलेंगे। और उसके बाद जो आपका जो तीसरा है, जैसे कि सर्कमवैलिड पेपिले, तो सर्कमवैलिड पेपिले वी शेप के होते हैं ना, तो वी शेप के ऐसे ऐसे बने रहते हैं, है ना, तो कुछ ऐसा शेप है ना, वी शेप ऐसा, यहां पे आपका होगा सर्कमवैलिड पेपिले। तीसरा नंबर मैंने बोल दिया, नंबर मैंने बोला, तीसरा नंबर सर्कमवैलिड पेपिले हैं। और चौथा जो आपका है फॉलिएट पेपिले, फॉलिएट पेपिले साइड में होते हैं, साइड में, ये चौथा नंबर फॉलिएट पेपिले है ना, जो कि लीफ लाइक होते हैं, पत्ते नुमा। ये एरिया है इन पेपिले का जो जहां जहां पाए जाते हैं। लेकिन फिलीफॉर्म पूरे स्किन जो आपका है, जो टंग का सरफेस है, सब जगह ये रहते हैं, इसलिए इसको फिलीफॉर्म बोलते हैं, क्योंकि ये टंग के सरफेस को ये फिल कर देते हैं, पूरा भरे हुए हैं वहां पे। तो ये आपका बेसिक हो गया पेपिले के बारे में, ठीक है, जहां पे इसी के अंदर टेस्ट बर्ड पाए जाएंगे। तो अब टेस्ट पढ़ लेते हैं, टेस्ट क्या है, फ्लेवर भी पढ़ेंगे, फ्लेवर का मतलब क्या होता है, तो ठीक है, तो फ्लेवर टेस्ट क्या होते हैं इसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं फ्लेवर टेस्ट की बात करते हैं। तो आपके पास मान लो ये जीभ है, ठीक है, ये टंग आपका है, टंग, ठीक है। अब इसमें हम लोग टेस्ट की बात करते हैं। तो टेस्ट में अगर बात करना है तो ये जो एरिया आपका है, ये एरिया, यहां पे स्वीट टेस्ट होते हैं, स्वीट टेस्ट के टेस्ट बर्ड होते हैं, स्वीट टेस्ट वाले, जो मीठा लगता है आपको, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे साइड में ये जो एरिया होता है वो सॉल्टी होता है, यहाँ पे जो साइड का एरिया है वो सॉल्टी होता है, साल्ट, नमकीन आपको जो लगता है वो इस एरिया में लगता है। और थोड़ा सा जो ये एरिया होता है वो सॉर, खटा,
जो खट्टा लगता है ना, सॉरनेस जो लगती है वो इस एरिया में है। तो वैसे ही इधर भी होगा, ये सॉल्टी एरिया होगा, थोड़ा सा साइड में होता है यही इसी पे, और उसके बाद ये जो एरिया होगा वो सोर एरिया होगा, तो खट्टा लगता है, ये सॉल्टी एरिया है, पास ही में होता है, स्वीट और सॉल्टी एरिया पास में होते हैं। उसके बाद जो ये जो एरिया है ये जलन होता है, जो आपको जलन जो होती है ना जीभ पे, वो एरिया हो गया। और ये जो पीछे का एरिया हो गया ये बीटर, करवा जो लगता है ना, कोई भी चीज खा रहे हो तो करवा लग रहा है, दवा वगैरह जो लेते हो तो बीटर टेस्ट जो होता है वो पीछे की ओर होता है। ये आपके पास टेस्ट का जो आप लेते हो सेंसेशन, वो ये टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका मेनली टेस्ट है। तो टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट और गस्टेशन इज ए केमिकल सेंस। टेस्ट को हम लोग गस्टेशन के नाम से भी जानते हैं, टेस्ट और गस्टेशन क्या है, ये इज ए केमिकल सेंस है, ये केमिकल सेंस। ये एक आपको सेंटेंस ध्यान रखना है, केमिकल सेंस, एक प्रकार का सेंस है ये, फिजिकल नहीं, केमिकल सेंस है ये, ठीक है। उसके बाद बात करें, ओनली 5 प्राइमरी टेस्ट, सिर्फ 5 प्राइमरी टेस्ट हैं जो आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सिर्फ 5 प्राइमरी टेस्ट होते हैं जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको 4 बताया, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड ये आपके पास है स्वीट, सॉल्टी, स्वीट हो गया, सॉल्टी हो गया, सोर हो गया और ये बिटर हो गया। उसके बाद जो आपका एक टेस्ट है, ये जलन का मैंने एरिया बताया, जो जलन लगती है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये 4 आपका मेनली टेस्ट है, मेनली इधर जो दिख रहा है 4। और एक और टेस्ट है जो आप नाम नहीं सुने हुए हैं, उसका नाम है उमामी टेस्ट। तो ये आपको मैं लिख के देता हूं कि ओनली 5 प्राइमरी टेस्ट, ये लिख लेंगे, ओनली 5 प्राइमरी टेस्ट, सिर्फ 5 प्राइमरी टेस्ट जो होते हैं, सिर्फ 5 प्राइमरी टेस्ट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, कैन बी, अभी समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको बताया है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। पहला अगर बात करें तो देखिए, स्वीट हो गया, दूसरा सोर हो गया, खट्टा, स्वीट, सोर, ये तीसरा साल्ट हो गया, चौथा आपके पास बिटर, करवा जो लगता है आपको, बिटर टेस्ट हो गया। जलन एक टेस्ट नहीं है, इसका अलग कारण है, मैंने बस बता दिया है कि जलन जो होता है ना आपको, वो इस एरिया में होता है। बीटर हो गया। उसके बाद आपके पास 5वां जो टेस्ट है, जो आमतौर पे बुक्स में नहीं होते हैं, उमामी टेस्ट है, उमामी। तो इसकी बात मैं आपसे करूंगा, उमामी की। तो ये 5 टेस्ट आपके पास हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। 4 तो मैंने बता दिया, जलन को टेस्ट नहीं मानेंगे, ये जो जलन होती है आपको जीभ में, ये अलग है, ठीक है ना, ये भी पता चल जाएगी आपको। बाकी 4 टेस्ट और एक उमामी टेस्ट होता है, उमामी की बात अभी करेंगे। तो ये एरिया पता चलेगा किस किस एरिया में कौन कौन सा टेस्ट मिलता है आपको। अब बात आई उमामी की, ये आपको नया टेस्ट सुनने में आया होगा, क्योंकि आमतौर पे कुछ बुक्स इसको कवर नहीं करती हैं, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो पाउडर की बात की जाती है, और ये नूडल्स के अंदर, चाउमीन के अंदर डलते हैं। तो ये इसके कारण क्या होता है कि जो चाउमीन जो आप खाते हो, नूडल्स जो खाते हैं, उसके अंदर जो ये टेस्ट आता है, जो स्वाद आपको आती है, लजीजपन जो आता है, लजीज लगता है वो टेस्ट, वो इसलिए लगता है क्योंकि नूडल्स के अंदर दुकानदार अजीनोमोटो पाउडर या मोनोसोडियम ग्लूटामेट को डालता है। और जब ये डलती है तो जो आप खाते हैं ना, वो क्या, नूडल्स वगैरह, चाउमीन वगैरह, मंचूरियन, ये जो चीज खा रहे हैं ना, ये चाइनीज वगैरह, जो इसके अंदर जो टेस्ट आपको मिल रहा है ना, जो लजीजपन लग रहा है, जो ओहो क्या क्या बना है, वो है उमामी टेस्ट, जो कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट या अजीनोमोटो पाउडर को डालने से आता है। ये डाला जाता है नूडल्स के अंदर, और इसके बाद जब आप खाते हो तो जो टेस्ट आपको आता है वही है उमामी टेस्ट। तो इसकी बात करते हैं, एक नया टेस्ट है उमामी टेस्ट, ठीक है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट के कारण जो आपको टेस्ट मिल रही है नूडल्स के अंदर, उमामी टेस्ट, ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक है, ये वो केमिकल है जो कि कैंसर कर सकता है। तो ये एक लिमिट के बाद ये कैंसर करवा देते हैं, इसीलिए इस पे रोक भी लगी थी, इस पे बात भी की जाती है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, और एक सर्टेन लिमिट तक ये अलाउड है। उसके बाहर अगर जाते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक होता है, ये केमिकल कैंसर कर सकता है, ठीक है। तो उमामी टेस्ट की बात करते हैं। उमामी टेस्ट की बात करें तो रिसेंटली रिपोर्टेड बाय जापानीज साइंटिस्ट, इसको रिसेंटली जापानीज साइंटिस्ट ने, जापानीज साइंटिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया है। ये हो गया, जापानी साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, मीठी और सेवरी, इसका मतलब होता है मीठी और सेवरी, इसका मतलब बता रहा हूं अभी। तो ये इसका जो मतलब है,
डिस्क्राइब्ड एज दिस उमामी टेस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज मीठी और सेवरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उमामी इज बिलीव्ड टू अराइज फ्रॉम, उमामी जो है ये टेस्ट इसलिए आता है क्योंकि जिस खाने में आप मोनोसोडियम ग्लूटामेट या अजीनोमोटो पाउडर अगर डाल रहे हैं तो उस खाने से आपको जो टेस्ट मिलेगा एक एक्स्ट्रा टेस्ट उमामी टेस्ट मिलेगा। उमामी एक जापानीज वर्ड है और इसका लिटरल मीनिंग होता है एक्सट्रीमली डिलीशियस, अति स्वादिष्ट, ये इसका लिटरल मीनिंग है, एक्सट्रीमली डिलीशियस। यही मीठी सेवरी या एक्सट्रीमली डिलीशियस, इसको सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, एक्सट्रीमली डिलीशियस यानी कि अति स्वादिष्ट। तो ये आपका जो है नूडल्स वगैरह में डाला जाता है पाउडर, जिसके कारण आपको ये टेस्ट मिलता है। चिकन वगैरह जो आप खाते हैं उसमें जो स्वाद आता है चिकन की, जो क्या मजेदार चिकन बनी है, जो स्वाद है उसकी, उसके अंदर भी उमामी टेस्ट होता है, जिसके कारण चिकन बहुत पसंद आती है लोगों को। ये नेचुरली उसके अंदर में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, नेचुरली ग्लूटामिक एसिड के सॉल्ट जो होते हैं चिकन के अंदर नेचुरली पाया जाता है, इसलिए उसके अंदर जो टेस्ट उमामी टेस्ट है वो नेचुरली मिल जाता है आपको। लेकिन नूडल्स वगैरह में ऐसा नहीं है, वो अजीनोमोटो पाउडर या मोनोसोडियम ग्लूटामेट को डालना पड़ता है, तब जाके नूडल्स के अंदर आपको वो टेस्ट आता है, जो कि एक लिमिट के बाद कार्सिनोजेनिक है, अजीनोमोटो पाउडर, ठीक है, या उसी को मोनोसोडियम ग्लूटामेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एमपीपीएससी में भी और बहुत जगह। ये आपके पास एक्सट्रीमली डिलीशियस टेस्ट हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें टेस्ट के अलावा, टेस्ट समझ में आ गया, 4 टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर, 4 टेस्ट हो गया। 5वां उमामी टेस्ट है, एक्सट्रीमली डिलीशियस, इट इज अ जापानीज वर्ड, ठीक है, अति स्वादिष्ट। अब जो फ्लेवर की बात आती है, फ्लेवर आप लोग सुनते होंगे, फ्लेवर ये क्या है, चॉकलेट फ्लेवर दे दो, ये फ्लेवर दे दो, ये क्या है, ये क्या टेस्ट है क्या? नहीं, ये जो फ्लेवर जितने भी आप जानते हो, चॉकलेट फ्लेवर, पीपर फ्लेवर, पेपर फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर लिख लो, चॉकलेट फ्लेवर, पेपर फ्लेवर, कॉफी फ्लेवर, ये जितने आप फ्लेवर की बात करते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 5 प्राइमरी टेस्ट, यही जो 5 टेस्ट आपने पढ़ा, इन्हीं का ये कॉम्बिनेशन है फ्लेवर। इन्हीं 5 टेस्टों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको आप फ्लेवर के नाम से जानते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, पेपर फ्लेवर हो, कॉफी फ्लेवर हो, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ द 5 प्राइमरी टेस्ट, ये जो होते हैं फ्लेवर, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ द 5 प्राइमरी टेस्ट, 5 प्राइमरी टेस्ट का ही एक कॉम्बिनेशन है, उन्हीं से मिलकर ये फ्लेवर आपको मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में कहीं ना कहीं ऑल फैक्ट्री जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो भी इसके अंदर में इंक्लूडेड होता है। फ्लेवर में सेंस ऑफ स्मेल, किसी खाने की एरोमा, गमक कितनी है, ये भी इसके अंदर में फ्लेवर में इंक्लूड किया जाता है। तो फ्लेवर में ये कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 प्राइमरी टेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि फ्लेवर में, ये तो ठीक है, फ्लेवर को आपको अच्छे से डिफाइन करना है, तो फ्लेवर में क्या क्या आ जाएगा? तो फ्लेवर में आपको आएगा, फ्लेवर बराबर क्या होगा, फ्लेवर को अगर डिफाइन करना हो, जो भी आप चॉकलेट फ्लेवर खाते हैं, पेपर फ्लेवर है, कॉफी फ्लेवर है, वो हो जाएगा टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट, टेम्परेचर ऑफ फूड, कितने तापमान में आपका खाना है, टेस्ट कैसा है, टेस्ट ऑफ फूड, टेम्परेचर ऑफ फूड, टेक्सचर ऑफ फूड, उसका टेक्सचर कैसा है, एरोमा ऑफ फूड, उसका सुगंध, खाने की गमक, खाने जब पुलाव बनता है, घर में चिकन बनता है, कुछ भी बनता है, तो उसकी गमक जब किचन से आती है तो ही आपको फीलिंग आने लगती है। सब कुछ फ्लेवर के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। टेस्ट ऑफ फूड, टेम्परेचर ऑफ फूड, टेक्सचर ऑफ फूड, एरोमा ऑफ फूड एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। फूड का प्रेजेंटेशन कैसे है आपके सामने, वो भी डिपेंड करता है कि आपको खाना कैसा लगेगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, ये आपको ध्यान रखना है कि फूड कैसे प्रेजेंटेड है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है किसी के सामने। जैसे कि आपको मान लो कि चाउमीन हो, अब चाउमीन पूरा काला काला कलर में, पूरा काला चाउमीन आपको मिल जाए तो आप एकदम से वो हो जाएंगे कि भैया क्या चाउमीन है, क्योंकि चाउमीन का कलर आप जानते हैं, आपका एक रेफरेंस बना हुआ है कि चाउमीन इस कलर में होता है। लेकिन काला कलर का चाउमीन दे दूं तो आपका एकदम से वो हो जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन भी डिपेंड करता है कि आप खाना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेड है कोई खाना, ठीक है ना। ये आपको मेनली ध्यान रखना है। तो ये टेस्ट ऑफ फूड, टेम्परेचर, कितना तापमान पे खाना है, राइट टेम्परेचर पे खाना होना चाहिए, तब आपका उसका टेस्ट भी मिलता है। वो टेम्परेचर, टेक्सचर कैसा है उस खाने का, एरोमा, सुगंध कैसी है, और उसका प्रेजेंटेशन कैसा है खाने का, इस सबको मिला के फ्लेवर बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं फ्लेवर आपको जो 5 मैंने टेस्ट बताया था उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही मिलता है, 5 टेस्ट के कॉम्बिनेशन से। और फ्लेवर बराबर बात करें तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो गया किस चीज में,
फ्लेवर के बारे में, टेस्ट के बारे में। ठीक है। और टेस्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे टेस्ट बर्ड, आपको पता है कि पैपिले के अंदर टेस्ट बर्ड मिलते हैं, है ना, पैपिले के अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन बहुत सारे टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो लिप्स के इनर साइड में मिलते हैं, चिक्स में भी मिलते हैं। आपके गाल जो है ना, ये चिक्स के इनर साइड में, लिप्स के इनर साइड में, ऊपर का जो पैलेट है, पैलेट जो ऊपर है जो मैंने आपको पढ़ाया, वहां पे भी आपके कहीं ना कहीं टेस्ट बर्ड होते हैं। लिप्स के अंदर साइड में, चिक्स की ओर, पैलेट की ओर, और इपीग्लोटिस होता है, वो आपको पढ़ाऊंगा, विंड पाइप का जो एरिया है वहां पे भी टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। तो टेस्ट बर्ड कभी क्वेश्चन आए कहां कहां मिलता है, तो एपीग्लोटिस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, विंड पाइप का ये पोर्शन होता है, एपीग्लोटिस, उसका ढक्कन है ये विंड पाइप का। उसके बाद आपके पास इनर पोर्शन ऑफ लिप्स के इनर पोर्शन में, चिक्स में, ठीक है ना, चिक्स में। उसके बाद आपके पास है चिक्स इनर पोर्शन, पैलेट जो मैंने आपको पैलेट पढ़ाया है। इन सब जगह पे टेस्ट बर्ड आपको मिलते हैं। और आप जीभ पे तो जानते हैं, टंग पे टेस्ट बर्ड होते हैं, लेकिन इन एरिया में भी टेस्ट बर्ड आपको मिलते हैं। तो ये हो गया पैपिला की कहानी, पैपिले के अंदर टेस्ट बर्ड की बात। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि 5 प्रकार के टेस्ट हैं, 5 प्रकार के टेस्ट आपको याद रखने हैं, और इन्हीं टेस्टों के कॉम्बिनेशन से फ्लेवर बनता है। कोई भी चीज का फ्लेवर जो आप बात करते हैं, चॉकलेट फ्लेवर हो, पेपर फ्लेवर हो, कॉफी फ्लेवर हो, ये सारी चीजें टेस्टों के कॉम्बिनेशन से ही आती हैं। और फ्लेवर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्लेवर बराबर टेस्ट ऑफ फूड, टेक्सचर ऑफ फूड, टेम्परेचर ऑफ फूड, एरोमा ऑफ फूड एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। फूड को कैसे आपने प्रेजेंट किया है चीजों को, एरोमा पे भी डिपेंड करता है। आप सोचिए, खाना जब घर में बन रहा हो और उसकी सुगंध आपके पास आ रही हो, तो ऐसे ही एक इमेज बन जाता है कि क्या बन रहा है खाना, पुलाव बन रहा है, चिकन बन रही है, क्या बन रही है। तो एरोमा पे भी डिपेंड करता है। और साथ के साथ आप उस खाना को तभी खाते हैं जब आप आंखों से उस चीज को अलाउ कर ले। किसी भी खाना को आपके पास है, कोई भी खाना आपके सामने है, आप जब तक अपनी आंखों से उसको अलाउ नहीं करेंगे, तब तक आपका जो मुंह है उसको अलाउ नहीं करेगा। तो आपको खाने को आपकी आंखों से पहले अलाउ करना पड़ता है कि हाँ मैं ये खा सकता हूं, तब जाके आपका मुंह अलाउ करता है कि हाँ इस खाने को खा लो। तो पहले आंखों से अलाउ करना पड़ता है किसी खाने को, आप सोचना, फिर जाके आप मुंह से अलाउ करते हो कि हाँ इस खाना को खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, टॉन्सिल्स की बात आपको थोड़ा बता दूं। टॉन्सिल्स बढ़ जाता है ना, टॉन्सिल्स हल्का सा, टॉन्सिल्स की बात कर लेता हूं। आपने सुना होगा टॉन्सिल्स बढ़ गया, टॉन्सिल्स बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं होता टॉन्सिल्स बढ़ गया है। टॉन्सिल्स आपके बॉडी में होता है, ओरल कैविटी में ही टॉन्सिल्स हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको ओरल कैविटी बताए हैं। ये फ्लैसी लोब होते हैं, फ्लैसी लोब होते हैं, फ्लैसी लोब्स। कहां होगा, बैक साइड, पीछे की ओर। जो आपका जीभ है, जीभ उसके पीछे की ओर होगा और साइड में, ऐसे जीभ में पीछे की ओर जाएंगे और साइड की ओर आपका टॉन्सिल्स होते हैं। तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि टॉन्सिल्स हो गया इसको, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। टॉन्सिल्स तो आपके पास है ही, ऑलरेडी टॉन्सिल है, लेकिन वो पीछे की ओर है, फ्लैसी लोब होता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी। टॉन्सिल्स कहां प्रेजेंट होता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसके अंदर में क्या इंक्लूड किया जाता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इसके अंदर में बक्को मतलब बक्कल कैविटी और फेरिंग्स मतलब गला, थ्रोट को भी इंक्लूड किया जाता है। उसी के अंदर आपका टॉन्सिल्स होता है, पीछे की ओर होता है, पीछे की ओर, जीभ के पीछे की ओर। फ्लैसी लोब होता है बैक साइड में। टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, और टॉन्सिल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जो आपको टाइप्स नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि लिंगुअल टॉन्सिल होता है, पैलेंटाइन टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल लिंगुअल होता है, पैलेंटाइन टॉन्सिल होते हैं, और नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। तो लिंगुअल टॉन्सिल्स है, पैलेंटाइन टॉन्सिल है एंड नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल है। तो कहने का इतना ही तात्पर्य है कि टॉन्सिल्स आपके बॉडी में हैं, उनका अपना एक रोल है, पर्टिकुलर रोल है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, समय आएगा तो टॉन्सिल्स की बात करूंगा, मतलब कि इसका क्या रोल है। बट अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी को टॉन्सिल्स हो गया है, ये गलत है बोलना। टॉन्सिल्स आपके बॉडी में है, तो एक्चुअली लोगों को होता क्या है, टॉन्सिल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं उसको, वो होता है लोगों को। तो लोग बोलते हैं टॉन्सिल हो गया, अरे टॉन्सिल तो तुम्हारे बॉडी में है ही। पीछे की ओर जाओ, जीभ के पीछे की ओर जाओ और जीभ के साइड में देखो, आपको मिल जाएंगे। लिंगुअल टॉन्सिल है, पैलेंटाइन टॉन्सिल है, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल है, ये सब टॉन्सिल के टाइप हैं। तो आपके पास टॉन्सिल है, लेकिन जब टॉन्सिल में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो गया, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना, यही होता है लोगों को। तो लोग बोलते हैं टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिल आपके बॉडी में है, एक्चुअली उसका इन्फ्लामेशन हो चुका है, जिसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कभी नहीं बोलो कि टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिल तो आपके बॉडी में ऑलरेडी है, उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसी समय आप बोलते हो कि टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल हो गया। वो टॉन्सिल नहीं हो गया, वो टॉन्सिलाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया आपके टॉन्सिल का। और इन्फ्लामेशन का मतलब 4 सिम्टम होता है, वहां पे रेडनेस होना, वहां पे स्वेलिंग होना, वहां पे पेन होना, और वहां पे थोड़ा सा लोकल वार्म होना, हल्का हल्का गर्म लगेगा। ये 4 सिम्टम है टॉन्सिल, क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन के। इन्फ्लामेशन के 4 सिम्टम, जहां पे भी इन्फ्लामेशन होगा वहां पे रेडनेस हो जाएगा, वहां पे थोड़ा लोकल वार्मथ हो जाएगा, थोड़ा गरम गरम लगेगा, वहां पे पेन होगा, एंड वहां पे पेन के अलावा और क्या होगा, चौथा रेडनेस, थोड़ा थोड़ा गरम लगेगा, थोड़ा पेन होगा, थोड़ा सूजा हुआ होगा, थोड़ा स्वेलिंग होगा वहां पे, उसी को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। वो इन्फ्लामेशन टॉन्सिल में हो गया तो टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे, सीधा सी बात। तो ये आपका पास हो गया टॉन्सिल की बात। टॉन्सिल 3 टाइप के आपके पाए जाते हैं नॉर्मली। लिंगुअल टॉन्सिल, थोड़ा सा सुन लो, पहला टाइप है, आपके एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाएगा। लिंगुअल टॉन्सिल है, उसके बाद आपके पास पैलेंटाइन टॉन्सिल है, उसके बाद नेजो फेरिंजियल। ये 3 प्रकार के टॉन्सिल आपके बॉडी में ऑलरेडी होते हैं। इनमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो वो हो जाएगा टॉन्सिलाइटिस, जो आप बोलते रहते हैं कि टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने आपको लिख दिया, बस इतना पता रखना कि टॉन्सिल होते हैं। अब आगे चलते हैं, हमें पढ़ना है अब क्या, टीथ। अब दांत की बात करते हैं, क्योंकि बक्कल कैविटी में आपने पैलेट पढ़ लिया जो उसके रूफ में है, फ्लोर पे क्या है, टंग है, टंग पढ़ लिया आपने, साइड में टीथ है, टीथ पढ़ते हैं अब दांत। और टीथ की स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी, ये कैसे भी लोग पढ़ लेते हैं, ओडोंटोलॉजी ज्यादा लोग बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। यह टीथ की स्टडी ऑफ टीथ, ये उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ। टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वो कोशिका जो आपके टीथ को बनाए, वैसी कोशिका जो आपके दांत को बना रही है, उसको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट वो कोशिका होती है जो आपके दांत को बनाती है। तो सेल्स फॉर्मिंग टीथ, ये पहला पॉइंट होगा, ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ, सेल्स फॉर्मिंग टीथ, ऐसे कोशिका जो दांत को बना रहा है, सेल्स फॉर्मिंग टीथ आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, ओडोंटोब्लास्ट। तो ऐसी कोशिका जो आपके दांत को बना रहा है, वह सेल्स जो फॉर्म कर रहा है आपके टीथ को, उसको ओडोंटोब्लास्ट बोलेंगे। ये 2 बात आपको ह्यूमन टीथ में याद रखनी है कि किसको क्या बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, और ये टीथ कहां पाए जाते हैं, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में ही पाया जाता है, साइड ऑफ बक्कल कैविटी। मैंने आपको बताया था बक्कल कैविटी के साइड में आपका टीथ है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक बेसिक पोर्शन हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें आपको बेसिक चीज जानना है कि ईच टूथ, एक एक दांत को देकर आपको चलना है कि कितनी संख्या है दांत की और क्या क्या पाया जाता है। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे कि क्या है, फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ, क्या खासियत है मानव टीथ में, फीचर्स। पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग 32 दांत है, 20 दांत है बच्चों में, वो सब बात कर लेंगे। फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ, ठीक है। तो क्या खासियत है, आपने ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ समझ लिया। ओडोंटोब्लास्ट सेल जो टीथ को बनाते हैं, वह कोशिका जो टीथ को बनाते हैं। अब पहला जो खासियत है हमारे टीथ की, वो है हेटेरोडंट, HETERO, हेटेरोडंट। हेटेरोडंट का मतलब होता है हमारे पास एक ही प्रकार के दांत नहीं है, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, 4 प्रकार के दांत हैं, एक प्रकार के दांत नहीं है। अगर एक प्रकार के दांत होते तो उसको होमोडंट बोलते या आइसोडंट बोलते, लेकिन हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, इसलिए हेटेरो बोल रहे हैं। हेटेरो मतलब विषम, विषम, कुछ अलग अलग टीथ हैं। तो ये हेटेरोडंट होता है, मतलब इट इज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, इट इज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये बात आ गया हेटेरोडंट में कौन कौन है, ये बता देता हूं, फिर मैं आपको दांत ड्रॉ करके बताऊंगा। तो 4 में कौन कौन है, एक इंसीजर है,
दूसरा कैनाइन है, तीसरा प्रीमोलर है और चौथा मोलर है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 डिफरेंट टाइप के दांत होते हैं मानव में, इसलिए उसको हेटेरोडंट बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया? ये मैं आपको बताऊंगा इंसीजर कैनाइन क्या है, कितने हैं। उसके बाद दूसरा बात करें और क्या खासियत है, तो हमारी जो दांत होती है वो डाईफायोडंट होती है। ये सब फीचर है मानव के दांत के। डाईफायोडंट, डाईफायोडंट का मतलब होता है कि हमारी जो दांत होती है, एक बचपन की दांत होती है, मिल्क टीथ बोलते हैं, डेसिड्यूअस टीथ बोलते हैं, टेम्पररी टीथ बोलते हैं, बचपन की दांत है वो। लेकिन वो फिर दांत टूट जाती है, टूटने के बाद एक परमानेंट टीथ आता है, एडल्ट टीथ के नाम से भी जाना जाता है, परमानेंट टीथ। तो 2 बार हमारे पास दांत आती है ह्यूमन के अंदर, 2 बार, एक बचपन वाली मिल्क टीथ, दूध का दांत, और एक होता है परमानेंट टीथ, जब वो टूट जाएगा तो अब कभी दांत नहीं आएगा। तो 2 बार दांत हमारे जीवन में आते हैं, इसलिए डाईफायोडंट, डाई मतलब 2 बार, डाईफायोडंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इट कम्स ट्वाइस। लिखेंगे हमारे जो दांत है, ये लिख लिया आपने, अभी इसको भी लिखवाऊंगा, बताऊंगा आपको। तो हमारे जो दांत है डाईफायोडंट है, इट कम्स ट्वाइस, 2 बार आते हैं। इट कम्स, किसी के 3 बार आते होंगे तो शायद वो अलग हैं, वो अद्भुत व्यक्ति हैं, बट मानव में 2 ही बार दांत आते हैं, एक बचपन में और एक बाद में परमानेंट टीथ हो जाता है। इट कम्स ट्वाइस एंड दस ह्यूमन हैज, एंड दस ह्यूमन हैज कितने टाइप्स के टीथ? डाई मतलब 2, 2 डिफरेंट सेट ऑफ टीथ, 2 डिफरेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं, 2 डिफरेंट सेट ऑफ टीथ। 2 मतलब क्योंकि डाई मतलब 2 होता है, तो 2 दांत आपके पास आते हैं, एक बचपन में और एक बाद में, उसके टूटने के बाद परमानेंट टीथ आती है। तो 2 ही बार किसी इंसान में दांत आता है, इसलिए डाईफायोडंट बोलते हैं ऐसे दांत को जो ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 डिफरेंट सेट ऑफ टीथ। पहला है मिल्क टीथ, पहला बात करें तो मिल्क टीथ है, बच्चों का दांत, दूध का दांत, या बेबी टीथ बोलते हैं उसी को, या उसी को डेसिड्यूअस टीथ बोलते हैं, जो दांत टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, डेसिड्यूअस टीथ। उसी को हम लोग टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं, टेम्पररी है, टूटना है उसको, तो बच्चों का दांत टूटता ही है, टेम्पोररी, इतने नाम से जानते हैं। और दूसरा आपके पास है एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ, वो टूट जाएगा तो दोबारा कोई दांत नहीं आने वाला। ठीक है, तो दूसरा आपके पास एडल्ट टीथ है, जो बड़े लोगों में हो जाता है एडल्ट टीथ, या परमानेंट टीथ, जो परमानेंट है, अब वो टूटने के बाद कोई दांत नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो एक बचपन का टीथ है जो टूटेगा तो फिर दांत आती है जो कि एडल्ट टीथ होती है, ये आपका फाइनल है, इसके बाद कोई दांत नहीं आएगा। इसीलिए जिंदगी में आपके पास 2 बार दांत आता है, इसीलिए डाईफायोडंट बोलते हैं। ह्यूमन टीथ का ये फीचर है, खास बात है ह्यूमन टीथ की। ठीक है, ये हो गया। तीसरी पॉइंट लिखते हैं, ये क्या क्या फीचर है मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं ह्यूमन टीथ की। तीसरा जो खासियत है, फीचर है ह्यूमन टीथ की, वो है थीकोडंट। थीकोडंट तीसरा, इसको भी समझाता हूं। थीकोडंट का मतलब क्या है? अगर आपका मसूरा है, मान लो ये मसूरा है, आपका जो गम है, गम मसूरे बोलते हैं। अगर आपका जो दांत है मान लो कि ऐसे, उसी पे ऐसे लटका हुआ है, बस सीधा खड़ा हुआ है, ऐसे दांत है, मान लो ऐसे दांत है, सिर्फ इस पे रखा हुआ है, तो ये दांत, बताइए आपका दांत ऐसा है कि सिर्फ आपका जो दांत है बस ऐसे ऊपर रखा हुआ है? नहीं, आपका दांत नीचे की ओर धंसे हुए हैं, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जॉ बोन के सॉकेट में धंसे हुए, नीचे की ओर है, ये पूरा नीचे को धंसे हुए हैं, आपके जो दांत है नीचे की ओर धंसे हुए हैं। तो ऐसे दांत जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन के सॉकेट में धंसा हो अंदर की ओर, वैसे दांत को हम लोग थीकोडंट बोलते हैं। मतलब ऐसा दांत, ऐसे याद रखने के लिए रख सकते हैं, ऐसा दांत ठीक है भैया, क्योंकि सॉकेट ऑफ जॉ बोन में ये अगर सॉकेट है, इसके अंदर ये दांत धंसा हुआ है, तो दांत मजबूत होंगे क्योंकि अंदर की ओर सॉकेट में ये धंसा हुआ है ना, ये दांत है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। इस प्रकार के दांत थीकोडंट के नाम से जाने जाते हैं। आपका दांत ऐसा नहीं है कि ऊपर बस लगा हुआ है, मसूरा के ऊपर, ऐसा ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो थीकोडंट बोलते हैं। सॉकेट ऑफ जॉ बोन में ये, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में ये धंसा हुआ है। तो इस प्रकार के दांत अच्छे दांत है, थीकोडंट बोलते हैं, क्योंकि ये दांत मजबूत होंगे। जो बाहर लगा होगा वो दांत मजबूत नहीं होंगे, उसके टूटने के चांस ज्यादा होंगे। तो ये सॉकेट ऑफ जॉ बोन में ये धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ। आपका दांत जो है ऐसा है, ह्यूमन टीथ ऐसे होते हैं। तो इसके लिखेंगे दैट इज
इसका मतलब क्या है? दैट इज इट इज कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहा है ये? सॉकेट ऑफ जॉ बोन से, अंदर से ये दांत आया है, सॉकेट से निकला है। इट इज कमिंग फ्रॉम कैविटी, कैविटी से निकला है, कैविटी या सॉकेट ऑफ जॉ बोन, सॉकेट, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो ये सॉकेट से निकला हुआ है, मतलब अंदर धंसा हुआ है। तो दांत जो है अंदर से निकलते हुए आया है, सॉकेट में धंसा था, वहां से दांत बाहर आया है। इस प्रकार के दांत को थीकोडंट बोलते हैं। ये आपका मेन पॉइंट हो गया। जो 3 खासियत है दांत की वो मैंने आपको बताया है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। जो 3 खासियत आपके दांत की है ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब मैंने बताया एक खासियत हेटेरोडंट है अपने दांत का। हेटेरोडंट का मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं। हेटेरोडंट, हेटेरो मतलब विषम, 4 प्रकार के दांत है आपके पास। लेकिन क्या ऐसे भी जानवर है जिनके पास होमोडंट हो, आइसोडंट हो, सेम प्रकार के दांत हो, अलग अलग टाइप्स के दांत ना हो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे दांत ना हो जैसे हमारे में है, वो सेम प्रकार के दांत हो, ऐसे दांत को होमोडंट बोलेंगे। होमो मतलब सम, एक प्रकार के दांत है होमो, या आइसोडंट। होमोडंट तो कोई जानवर है, बताएंगे आप? बताएंगे तो बताइए, अगर कमेंट में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आइसोडंट सेम टाइप ऑफ दांत, आइसो मतलब सेम, होमो मतलब सेम। ये कहां पाया जाएगा? सेम टाइप ऑफ दांत कहां पाए जाएंगे? तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑल टीथ्स आर सिमिलर। ये आपका रेप्टाइल्स और फिश, मछली में पाया जाएगा। रेप्टाइल्स में मिलते हैं, रेप्टाइल्स एंड फिश, ये 2 जगह आपको मिल जाएंगे सेम टाइप ऑफ टीथ। ये आपको ध्यान रखना है। और कोई ऐसा मैमल है क्या? मैमल, स्तनधारी, इंसान भी एक स्तनधारी है, लेकिन हमारे पास हेटेरोडंट है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं। लेकिन कोई ऐसा मैमल है जहां पे जितने भी दांत हो वो सेम टाइप के हो, होमोडंट हो, आइसोडंट हो, ऑल टीथ्स आर सिमिलर? वो कौन है? मैमल में अगर बात करूं तो आपके पास वेल, वेल मछली जो है, वेल मछली नहीं होती वैसे, वेल एक मैमल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेल वो मैमल है, वो स्तनधारी है जिसका दांत जो है वो होमोडंट है, होमोडंट ही दांत है। रेप्टाइल्स और फिश तो मैमल नहीं, आपको पता है। लेकिन मैमल में बात करेंगे तो वेल वो मैमल है जिसके पास जो दांत है वो होमोडंट दांत है, सेम टाइप ऑफ टीथ। ये आपको ध्यान रखना है, होमोडंट है, ठीक है? ये बेसिकली ध्यान रखना है। अब अगर बात करूं कि थीकोडंट टीथ, थीकोडंट का मतलब क्या है? कि ऐसा दांत जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में धंसा हो या कैविटी के अंदर धंसा हो। तो ह्यूमन टीथ कैसा है? थीकोडंट है। हमारी जो दांत है वो सॉकेट में धंसी हुई है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में धंसी हुई है। क्या ह्यूमन के पास ही ऐसे दांत है? ये और भी कोई जानवर है जिसका दांत थीकोडंट हो, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में धंसा हो, कैविटी के अंदर धंसा हो, ऊपर ना हो, सिर्फ ऐसे लटका हुआ ना हो दांत, अंदर की ओर हो? ऐसा कोई जानवर है क्या जहां पे कोई थीकोडंट वाला जानवर हो? हाँ, वो भी लिख लो। ह्यूमन के अलावा कहां कहां है थीकोडंट? थीकोडंट दांत कहां होगा? ऐसा दांत जहां पे सॉकेट ऑफ जॉ बोन में धंसा हो, अंदर की ओर धंसा हो, सिर्फ मसूरे के ऊपर दांत रखा ना हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो। जैसे आपका दांत है अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में जो दांत होते हैं उसमें आपको मैं बता रहा हूं कि रेप्टाइल्स, थीकोडंट टीथ एनिमल में रेप्टाइल्स एक एग्जांपल है। रेप्टाइल्स में ऐसा होता है। उसका एग्जांपल क्रोकोडाइल, उसमें ऐसे दांत होते हैं। क्रोकोडाइल में अगर बात करें, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, एलिगेटर इन्हीं के फैमिली का लोग हैं, एलिगेटर। ये 2 हैं जिसका जो दांत है वो थीकोडंट टीथ एनिमल बोलेंगे, थीकोडंट टीथ एनिमल। रेप्टाइल्स में आपके पास 2 एग्जांपल हैं, रेप्टाइल्स में आपके पास 2 एग्जांपल हैं थीकोडंट वाले। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? और अगर मान लो कि कोई ऐसा भी जानवर है जिसका सॉकेट ऑफ जॉ बोन सॉकेट के अंदर नहीं हो, ऊपर ऊपर हो, ऐसे दांत लगा हो, ऐसे भी जानवर है क्या? तो उसको तो थीकोडंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि थीकोडंट वो होते हैं जिनका सॉकेट ऑफ जॉ बोन में धंसा हो, सॉकेट के अंदर दांत धंसा हो। ये दांत है मार्कर, ये अंदर की ओर धंसा है, इसको थीकोडंट बोलेंगे। लेकिन मान लो दांत ऐसा है कि ऊपर की ओर लगा हुआ है, बस ऐसे लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्रोडंट। ऐसा कोई जानवर जिसका सॉकेट ऑफ जॉ बोन में दांत ना धंसा हो, हाँ ऐसे भी जानवर है, उसको बोलते हैं एक्रोडंट। थीको मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ है। रेप्टाइल से मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया, और मानो आपको पता ही है हमारा दांत भी थीकोडंट होता है। एक्रोडंट, ये एक्रोडंट का मतलब क्या होता है?
एक्रोडंट का मतलब होता है एक्रोडंट टीथ नॉट एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। एक्रोडंट टीथ का मतलब क्या होता है, ये एम्बेडेड नहीं होते हैं, नॉट एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, मतलब अंदर के धंसे नहीं है, सॉकेट में ये नहीं है, नॉट एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। सार्क एक मछली है, सार्क डेफिनेटली सार्क एक मछली है। वेल एंड डॉल्फिन मछली नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन सार्क एक मछली है। तो सार्क एंड फ्रॉग ये दो एग्जाम्पल है इसके एक्रोडंट टीथ के, सार्क एंड एक हो गया और फ्रॉग मेढक, दो ऐसे हैं जिनके एक्रोडंट टीथ है, मतलब इनके दांत सॉकेट में धंसे नहीं रहते हैं, बाहर की ओर ऐसे लगे रहते हैं बस। ये एक एग्जांपल है सार्क एंड फ्रॉग। आगे चले, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमोडंट एग्जांपल कौन है, थिकोडंट एग्जांपल क्या है, थिकोडंट तो हम लोग हैं ही, और कौन सा है रेप्टाइल्स में, ये एक्रोडंट। ह्यूमन का दांत एक्रोडंट नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसा जानवर जिसमें होता हो, ये एग्जांपल है आपके पास सार्क एंड फ्रॉग। ये बेसिक चीजें आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है। अब आपसे मैं पूछूं कि ऐसा कोई जानवर है, मतलब मैमल स्तनधारी की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई स्तनधारी है जिसका दांत एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब भ्रूण का विकास हो रहा होगा गर्भ में, तो उस समय तो दांत है, लेकिन जब वो पैदा हो जाता है तो वो दांत खत्म हो जाते हैं, दांत नहीं रहते उनमें। तो ऐसा कोई मैमल, ऐसा कोई स्तनधारी जिसके गर्भ की अवस्था में, जब वो भ्रूणीय अवस्था में होगा, गर्भ के अंदर है, तो उस समय दांत है, लेकिन जब वो पैदा हो जाएगा तो उसमें दांत नहीं रहते हैं, वो दांत टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो दांत नहीं दिखते हैं। तो गर्भ के अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में ऐसा कौन सा मैमल है जहां पे दांत प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो पैदा होता है, जब उसका बर्थ होता है उस मैमल का, तो उसमें दांत नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिखना चाहिए आपको, ये है बलीन वेल। वेली है, वेल है, वेल एक मैमल है, लेकिन वो वेल नहीं है, ये बलीन वेल है, कुछ स्पेशल वेल है, बलीन वेल। ये वो वेल है, ये वो स्तनधारी है, क्योंकि वेल एक स्तनधारी है, तो वो स्तनधारी है। और ये वेल बोन वेल के नाम से भी जाना जाता है, बलीन वोल को वेल बोन वेल इसके नाम से भी जाना जाता है, या बलीन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, बलीन प्लेट। तो बस इतना आपको एग्जाम ध्यान रखना है कि वो वेल है, ये वो स्तनधारी है जिसके भ्रूणीय अवस्था में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दांत होते हैं, लेकिन जब ये पैदा हो जाते हैं तो उसमें दांत नहीं होता है। ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल से पूछा जाएगा, ठीक है, ये बेसिकली है। तो दांत नहीं रहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। दांत के अलावा क्या रहता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुने तो मैं आपको बता दूं, बलीन वेल वो वेल है जिसके भ्रूणीय अवस्था में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दांत है, लेकिन इसके पैदा होने के बाद दांत नहीं होते हैं। तो होता क्या है इनके पास, इनके पास ऐसा है कि ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो इनका जो दांत है वो रिप्लेस हो जाता है टू ट्रांसवर्स रो ऑफ हॉर्नी प्लेट। इनके जो दांत है वो बर्थ होने के बाद ये रिप्लेस हो जाता है टू ट्रांसवर्स रो ऑफ हॉर्नी प्लेट। तो टीथ आर रिप्लेस, जब ये जन्म ले लेते हैं तो इनके दांत नहीं दिखते हैं। तो क्यों नहीं दिखते हैं, इसलिए क्योंकि टीथ आर रिप्लेस, ये रिप्लेस हो जाते हैं, टीथ आर रिप्लेस्ड बाय टू ट्रांसवर्स रो ऑफ, टू ट्रांसवर्स रोज ऑफ हॉर्नी प्लेट, टू ट्रांसवर्स रो ऑफ हॉर्नी प्लेट। समझा दूंगा अभी, हॉर्नी प्लेट, ठीक है, दो ट्रांसवर्स रो ऑफ हॉर्नी प्लेट, ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं इनके दांत जब ये पैदा होते हैं, ठीक है। टू ट्रांसवर्स रो ऑफ हॉर्नी प्लेट इन द जॉ, जॉ के अंदर, इन द जॉ। ये आपके पास बलीन वेल की खासियत है, ठीक है। और दीज वेल्स फीड ऑन प्लैंकटन, ये प्लैंकटन को खाते हैं। प्लैंकटन जो आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में सुनेंगे, ये जलीय फाइटोप्लैंक्टन्स की तरह समझ सकते हैं। हमारे पास जू प्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक जलीय जानवर, जलीय जंतु होते हैं ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक्वेटिक एनिमल होते हैं। एक्वेटिक
लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लैंकटन, ठीक है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन। तो अभी तो आप ध्यान रखना है कि प्लैंकटन को खाते हैं, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, कैसे खाते हैं, क्योंकि इनके पास दांत नहीं है, इनके पास बस क्या है कि ये दांत पैदा होने के बाद रिप्लेस हो चुका है टू ट्रांसवर्स रो ऑफ हॉर्नी प्लेट, HORNY, हॉर्नी प्लेट इन द जॉ। तो दो हॉर्नी प्लेट ऐसे हैं इनके दांत में, ऐसे दो हॉर्नी प्लेट, क्योंकि दांत रिप्लेस हो चुके हैं जन्म लेने के बाद। तो टू हॉर्नी प्लेट में ऐसे हैं ये दो दो ऐसे ये लगे हुए इधर। अब क्या होगा कि ये पानी को खींचते हैं अंदर, ऐसे खींचेंगे, और यहां ब्लो होल होता है, ब्लो होल, यहां पे छेद होता है, ब्लो होल। जो भी पानी खींच रहे हैं वो यहां से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसी पानी को खींचने के दौरान कुछ प्लैंकटन जो होते हैं वो आ जाते हैं, और इनके जो ये हॉर्नी प्लेट है इनमें फंस जाएंगे वो प्लैंकटन, और फिर उसको खा लेते हैं। इस तरीके से ये पानी को खींचते हैं, ब्लो होल से पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस दौरान जब पानी को खींच रहे हैं तो कुछ प्लैंकटन्स वगैरह यहां आके इनके प्लेट में चिपक जाएंगे, और वो प्लैंकटन्स को ये खा लेते हैं। इस तरीके से है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था बलीन वेल या वेल बोन वेल। वेल को कंजर्व करने के लिए कहां पे बना है आपको पता है? ये तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट है, लेकिन आप पता करना कि वेल की कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है विश्व के अंदर, है ना, वेल की कंजर्वेशन के लिए। तो ये आपका तिथ की बात हो गई बेसिकली। थोड़ा सा तिथ और बचा हुआ है, मैं आपको तिथ की बेसिक रूट्स क्या है, इनके नेक पोर्शन क्या है, क्राउन क्या है, ये बात करूंगा। मैक्सिला क्या होती है, मैंडिबल क्या होता है, ये सब इनेमल वगैरह किस चीज से बनते हैं। थोड़ा सा 10 मिनट और लगेगा, फिर तिथ कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला की भी, कि एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या है और चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या है, ये बात करेंगे, फिर हम लोग को तिथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी, और समझ में आया है तो जरूर और जरूर आप इंटरेक्ट करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखें, अपनी फीलिंग्स को लिखें। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप निर्धड़क दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जरूर करें, क्योंकि आप अपना फर्ज निभाएं, मैं आपको अपने तरफ से वो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि जरूरी है लोगों को जितना हेल्प हो पाए उतना आप अपने तरफ से करें। जितना मैं कर सकता हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।